चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण क्या है, अभी यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, जो कि केमिस्ट्री के अंदर में जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर से आपसे यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं कौन बच्चे ज़्यादा जवाब देता है, यानी तो सामूहिक रूप से ही पूछते हैं, क्वेश्चन का जवाब आता है कि नहीं आता है। यदि आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा तो हकीकत में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको उसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जिस तरह से यहाँ से पूछा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम 100% गारंटी देते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में 100% प्रत्येक बार जब जब भी दुनिया संसार रहेगा, जब जब भी आपको बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा और ये चैप्टर रहेगा, चैप्टर जब सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका जवाब एक बेहतरीन तरीक़ा से दे दीजिएगा। हम इस बात की 100% संभावनाएं देते हैं, गारंटी देते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा को, आप लोग बच्चे के माध्यम से सीखने का प्रयास कीजिएगा, और बच्चा नहीं जवाब दे रहा है उस स्थिति में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, इसमें से कोई व्यक्ति हमको जवाब दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जवाब दे सकते हैं? जवाब दीजिए, पूरा तेजी में जवाब दीजिए ताकि दुनिया को लगे कि राहुल यहाँ पे जवाब दे रहा है। डरना क्यों है? डरेंगे किससे? जब दो अभिकारों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है जो पहले से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम पेंसिल का टूटना, चौक का टूटना, गुब्बारे का फूलना, जलवाष्प का बनना, जल से जलवाष्प। वेरी गुड। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल? रासायनिक परिवर्तन का दूध से दही का बनना, हाँ, फल का पकना, हाँ, टमाटर का पकना, हाँ। इसके बाद लोहे में जंग लगना, या दो से दिखता तो आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता है, वो भी रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जवाब दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों एवं संकेतों के माध्यम से सूक्ष्म करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ही बेहतरीन जवाब मिल रहा है। रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पे पूछे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तत्व, संकेत और सूत्र के माध्यम से उसको छोटा करने की विधि को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब दिए। अब इसके बाद बताइए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में एक क्यूब क्या सूचित करता है? एक क्यूब जलीय विलयन। वेरी गुड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में एक क्यूब भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, जलीय विलयन। जी किसको प्रदर्शित करता है? जी गैस को। और एल लिक्विड को यानी कि द्रव को। हाँ, एस किसको प्रदर्शित करता है? बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन जवाब हुआ। अब इसके बाद बताइए, विकृत गंधिता से बचने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं? विकृत गंधिता से बचने के लिए हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन जवाब। चलिए बोलिए। करते हैं। इसके बाद विकृत गंधिता से बचने के लिए तेलीय एवं वसायुक्त पदार्थ को ऑक्सीजन के संपर्क से। बहुत बढ़िया। हम इससे पूछे, विकृत गंधिता से बचने के लिए किन किन चीज़ों का उपाय करते हैं? आखिरकार कोई भी भोजन, कोई भी खाद्य सामग्री लंबे समय तक या कुछ ही समय के लिए, मान के चलिए 10-5 दिनों के अंदर में, अगर वो खुले वायु के संपर्क में चले गए, ऑक्सीजन के संपर्क में चले जाएगा, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह उपचयन हो जाता है, और उपचयन होने के कारण से वो खराब हो जाता है, वो पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो उस स्थिति में उसको बचाने के लिए हम लोग कितना बढ़िया जवाब दिया, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। इसके बाद मान के चलिए तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री है, उसको क्या करेंगे? वायु के संपर्क में नहीं जाने देंगे। तो वायु के संपर्क में किस प्रकार नहीं जाएगा? जब वायुरोधी बर्तन देंगे, वायुरोधी के बर्तन के अंदर में उस पदार्थ को रखेंगे, तेलीय एवं खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन के अंदर में रखेंगे, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा नहीं, उस स्थिति में बच जाएगा। और किस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करें। इसलिए कहा जाता है, आलू या चिप्स जो कुरकुरे खा रहे हो तो उसके पॉकेट के अंदर में किस गैस का इस्तेमाल हो रहा है? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए, बहुत बढ़िया। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला? कॉपर सल्फेट CuS। हाँ। मैग्नीशियम सल्फेट? MgS। हाँ। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब अधिक अभिक्रियाशील अपने हाँ, वेरी गुड। क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया जवाब। कितना बढ़िया जवाब दे रहे। काहे डरेंगे? अब तुमको दुनिया देखेगा ये वीडियो, तुम देख रहे हो ना, डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें अभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन हो रहा है और बेहतरीन क्वेश्चन सब आएगा। डरना नहीं है किसी से। जब हमारा कैरेक्टर सही है, जब हमारा चरित्र सही है, हम जब गलती किए ही नहीं, तो किसी के सामने क्यों डरेंगे? चाहे हम रहे, कोई दुनिया रहे, कैमरा के सामने। इससे पहले हम भी डरते थे ना, हम डर रहे हैं, किसी से डरते नहीं हैं, परिवार से डरते हैं। परिवार में मान के चलिए वीडियो बना रहे हैं, उस स्थिति में कुछ इधर उधर हुआ, देखो क्या क्या कर रहा है लड़का ना। चलिए आप जवाब दीजिए, आप बैठ जाइए। कोई व्यक्ति, चलिए कुंदन आप खड़ा हो सकते हैं। बहुत ही ईजी जवाब सवाल पूछेंगे। बताइए, उपचयन का मतलब क्या होता है? हाँ, उपचयन का मतलब क्या होगा?
उपचयन का मतलब सर ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन का ह्रास होना। हाँ, किसी भी अभिक्रिया के अंदर में, किसी पदार्थ के अंदर में अगर ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो उपचयन पर वो उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन का मतलब क्या हुआ? सर हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को। वेरी गुड, देखो कितना बढ़िया जवाब दे रहा है। यानी कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का बाहर, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन ही क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अब बात आती है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर जिस अभिक्रिया में उपचयन तापचयन दोनों साथ। हाँ, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में अगर उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? सब अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो सकता है। वेरी गुड, कितना बढ़िया जवाब। आपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में क्या होगा? अगर अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली होगा, इसका मतलब वो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली हो। हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है? दो को यौगिक रहेगा, दो को यौगिक रहेगा और उसके बाद भी उस साइड भी बनेगा कितना यौगिक? दो को यौगिक का निर्माण होगा। विस्थापन अभिक्रिया में कितना आयनों का अदला बदली होता है? एक आयन का अदला बदली होता है। ये बात जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ से आप विद्यार्थी का क्या होता है? जो डर फंसा हुआ है अब टूट गया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझ लिए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है। वेरी गुड। संयोजन अभिक्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिंगल पदार्थ का निर्माण करेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हमने वीडियो बना भी दी है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए। वैसे आप जानते होंगे क्योंकि पहला चैप्टर है ना, जानते होंगे। और वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया, ये बात का आप लोग जान के हम कैसे समझ पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है दो पदार्थों के बीच? सर रंग में परिवर्तन। हाँ सर अवस्था में सर परिवर्तन। हाँ, बोल्ड में बोलिए ना। रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैसों के निकलना, ध्वनि में परिवर्तन, ये सब ना। जी सर। मान के चलिए आपको कहेगा कि आप कैसे जान पाइएगा कि दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उन दोनों पदार्थों के बीच रिएक्शन कराएंगे, अगर गैस निकलेगा, दोनों पदार्थ को रिएक्शन कराने के बाद अगर ध्वनि उत्पन्न होगा। मान के चलिए पटाखा को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उस में पटाखा ध्वनि उत्पन्न करता है ना, कितना आवाज़ बम और को फोड़ते हैं, तो ध्वनि उत्पादन हो रहा है। इसके बाद गैस निकल रहा है, क्योंकि अम्ल धातु से या कोई भी धातु कार्बोनेट से या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु कार्बोनेट से या तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, और अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अगर गैस भी निकलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? समझ लेंगे कि दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है। टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। ये सब दर्शाता है। इन घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अपना व्यवहार यहाँ पे मत प्रकट कीजिए ना। अब चलिए इसके बारे में जान लिए। अब इसमें से कोई बात व्यक्ति बता सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन। वेरी गुड, जब कितना बढ़िया जवाब दिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी बाहर निकलना हो। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का बाहर उत्पन्न होना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का जो है ना अवशोषण हो। वेरी गुड, बहुत ही गुड। जिन अभिक्रियाओं के पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो। ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। जिस अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब जहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। ऊर्जा क्या है? यही विद्युत को ही ऊर्जा का एक रूप कहा जाता है। प्रकाश को, ये सब क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, हीट, ये सब क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। तो जिन अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की जरूरत हो, उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, जैसे कि दाल, रोटी, चावल, इस सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण को ऊष्माक्षेपी और शोषण को उपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे। कितना बेहतरीन जवाब दिया। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ऊर्जा बाहर निकलेगा, तो ऊर्जा बाहर निकलेगा तो शोषण से भी ऊर्जा बाहर निकलती है। किस तरह से? क्योंकि हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, उसको तोड़ने का काम कौन करता है?
यही शोषण करता है, क्योंकि और जब ये शरीर के अंदर में ऑक्सीजन प्रवेश किया तो ये भोजन को तोड़ेगा। यस सर। अब भोजन में रहता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज की निर्माण होता है, और जब यही ग्लूकोज शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है तो ऊर्जा निर्माण होती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं उसको, शोषण को होती है। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए, विपरीत गंधिता का डेफिनेशन किस रूप में देंगे? विपरीत गंधिता, जब किसी भोज्य पदार्थ को हम बाहर में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके गंध देने लगता है। हाँ, ये विपरीत गंधिता। बहुत बढ़िया। जब वसाई अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुले वायु में रखा जाता है तो उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? विपरीत गंधिता। बहुत बढ़िया। लोहे की वस्तुओं को पेंट करना क्यों जरूरी है? लोहे की वस्तु को पेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोहा की वस्तु जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें ऑक्साइड का परत जमा लेती है, जो एक जंग है, जंग का निर्माण करते हैं और उससे लोहा बर्बाद हो जाता है। हाँ, पेंट इसलिए किया जाता है ताकि लोहा की आयु बढ़े, उसकी उम्र बढ़े, उसकी उम्र का मतलब ज़्यादा दिन तक टिकाऊ बना रहे। अब बताइए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण से हम ये समझते हैं कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उस पर जंग का निर्माण कर लेता है। वैसे संक्षारण के बारे में हमने वीडियो भी बना दी है, आप लोग जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि संक्षारण क्या है। जीकेएस इंस्टॉलेशन का बहुत बढ़िया समझा दिए। कोई भी धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, अम्ल क्षार के संपर्क में जाएगा तो क्षार की भी प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अम्ल की प्रकृति क्या होती है? तो संक्षारक। क्षार की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक। नाम जब भी कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ इन सबों के बीच में जाएगा, अम्ल, क्षार, नमी के संपर्क में जाएगा, जल के संपर्क, आर्द्र नमी के संपर्क में जाएगा, उस पर कुछ दिनों के बाद जंग लगता है। जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से रोकने का उपाय, संक्षारण से बचाव करने के क्या उपाय है? संक्षारण को रोकने का उपाय बहुत सारे हैं, जैसे कि पेंट करके, एनोडीकरण करके, ग्रीस लगा के, तेल लगा के, ये सब लेपन करके। चलिए, एनोडीकरण करके, ये सब लेपन करके, पेंट करके, इसके बाद क्रोमियम का लेपन करके, तरह तरह की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की मदद से आप किसी भी वस्तु को, किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए, और कोई व्यक्ति? हाँ, चलिए अब कुछ खड़े हो जाइए, डरना नहीं है किसी को। चलिए, अब संक्षारण के बारे में आप गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं? गैल्वेनीकरण या सदलेपन जिसको कहते हैं हम, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यश दलेपन या एनोडीकरण कहते हैं। अच्छा, डरना नहीं है। एनोडीकरण का मतलब क्या हुआ? एनोडीकरण का डेफिनेशन दे दिए। गैल्वेनीकरण यानी कि यशद लेपन के बारे में पूछे हैं, लीजिए ना, सामने लीजिए ना। यशद लेपन का मतलब क्या हुआ? लोहा और इस्पात पर जो हम लोग जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं, यह प्रक्रिया होती है यशद लेपन। एनोडीकरण के बारे में जानकारी दिए, फिर दिए तो जानकारी, आप डर क्या है रहे? डरना नहीं है, ये बात आप जान गए। तो इसके बाद आप बता सकते हैं जो है सक्रियता से नहीं आप क्या समझते हैं? सक्रियता, क्योंकि विस्थापन हम क्या समझने के लिए सक्रियता से नहीं जान, सक्रियता से नहीं समझते। धातु की क्रियाशीलता को घटते तथा बढ़ते क्रम में सजाना ही सक्रियता से निकाला। बहुत ही बढ़िया जवाब। धातु की क्रियाशीलता को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने की प्रक्रिया को सक्रियता से। और जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सक्रियता श्रेणी में आपको ध्यान रख के जाना ही होगा। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। निम्न में किन धातु की क्रियाशीलता कम है, किन धातु की क्रियाशीलता ज्यादा है, या किसे चाकू से काटा जा सकता है, या तो किसे केरोसिन तेल के अंदर में डाला जा सकता है, या किसे जो है पानी के अंदर में रखा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर के सर्च कीजिए सक्रियता श्रेणी क्या है, जीकेएस स्टडी सेंटर आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया जवाब। चलिए, किसी पदार्थ के अंदर से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का अपचयन। वेरी गुड। हाइड्रोजन का निष्कासन अपचयन। ऑक्सीजन का योग संयोजन, मतलब जुटना, मतलब ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा? किसी पदार्थ के अंदर में, हाँ बहुत बढ़िया, किसी पदार्थ के अंदर में जब ऑक्सीजन जुटेगा उसको क्या कहेंगे? अपचयन। बहुत ही बढ़िया जवाब। आप बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? कल पढ़ाए थे, श्वेत। हाँ, ऋषि जवाब दीजिए, बैठ जाइए। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु लवण प्लस हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। तो उसी बात को कहेगा। दानेदार दस्ता जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है? दानेदार दस्ता। दानेदार पूछे कोई चीज, कुछ और पूछे, दस्ता मतलब जिंक, ये अम्ल है, ये दोनों सब क्रिया करके कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन गैस ही देगा। बहुत ही बढ़िया जवाब। डरेंगे का है?
इसके बाद आप जवाब दीजिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा है थे PbNO3 का हल टूल। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 10th के बोर्ड एग्जाम में कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पत्ति होती है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर अब चलिए, प्रकाश संश्लेषण उष्माक्षेपी अभिक्रिया है का उदाहरण है कि उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। बोलिए सही ढंग से। प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि उसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। उष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी। शोषण कैसी अभिक्रिया है? श्वसन उष्माक्षेपी। हाँ, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। हाँ, साग सब्जियों का विघटित होकर इससे एनर्जी उत्पन्न होता है। कहीं पर भी एनर्जी उत्पन्न होगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। वेरी गुड। इसके बाद बताइए, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। हाँ, और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है कि अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होगा। एक अवस्था से पूरा जिस अवस्था में था उस अवस्था में जा सकता है। अब जल बन गया तो जल से बर्फ बन गया, बर्फ से फिर जल बन जाएगा। टेम्परेचर के कारण से ताप और दाब देंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब। अब इसके बाद बताइए, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बहुत बढ़िया। संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? ये भी बात सही है। दोनों साइड का परमाणु संख्या बराबर करना। हाँ, इसे पूछे ऋषि से। इसका नाम ऋषि है। अभी जो है ये न्यू बैच में गया ही है, तो अभी तो स्टार्टिंग बैच हुआ है ना, न्यू बैच। लेकिन इसमें कुछ पुराना बच्चा भी है जो आगे आने वाले समय में जो है 2024 के अंदर में एग्जाम देने वाला है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं, वैसी रासायनिक समीकरण जिसके अंदर उत्पाद और अभिकारक दोनों ओर के साइड के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर हो, तो उस सही तरह के समीकरण को कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। हाँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का वजह यही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार करते हैं उसको संतुष्ट करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इसी आधार पर आप कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, कहीं पर भी आपको जनरली ये इस तरह से बेसिक बात समझिए। जनरली अगर इस तरह की बात देखने को मिले, संरक्षण का मतलब तभी समझ जाइएगा। अब नहीं जानते हैं परिभाषा, उस स्थिति में आप भी परिभाषा दे सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब क्या है? द्रव्यमान का तो निर्माण किया जा सकता है, नहीं उसको बनाया जा सकता है, नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जब द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं न निर्माण कर सकते, इसका मतलब द्रव्यमान तो अपरिवर्तित जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को तो ना तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ बोलिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो जब हम जानते हैं द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, तो उस स्थिति में अगर मान के चलिए कोई समीकरण दिया, रासायनिक समीकरण, इस साइड कुछ और परमाणु है और साइड कुछ और परमाणु है, और ये बात जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होगा। अगर नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध हो जाएंगे। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए कि भाई इधर जितना होगा उधर भी उतना ही होगा, इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है और आप लोग को तो हम समझा दिया। और यहाँ पे ऋषि ने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा चलिए, इसके बाद बताइए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड अम्लीय। चलिए इसके बाद लिखिए, तो पकड़िए, तो हम आपको देखते हैं बुक के अंदर में, क्योंकि आपका तैयारी अच्छा है। वैसे सारे बच्चे बहुत बढ़िया जवाब दिए। चलिए
अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, जी वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। हाँ डरेंगे क्यों? वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया से किन चीज़ों का निर्माण होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? अविलय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब एक श्वेत रंग का उजला पदार्थ जो जल में अघुलनशील होता है। चलिए बहुत बढ़िया। जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उष्माशोषी। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया जवाब। चलिए बैठ जाइए। अब इसमें से कोई जवाब दे सकता है? चलिए आप जवाब दीजिए। क्या नाम है? राहुल खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? डरना नहीं है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोते हैं तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है लोहा, इसलिए वो कॉपर को अलग कर देता है यौगिक से, इसलिए उसका रंग बदल जाता है। जवाब कितना बेहतर रहा कि भाई हम जानते हैं लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जिसकी वजह से लोहा क्या करेगा? कॉपर को अलग कर देगा। जब अलग होगा इंटरचेंज हो जाएगा तो उसका कलर भी नहीं इंटरचेंज होगा। इसलिए क्या होता है? लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, रंग बदल जाता है। बहुत बढ़िया। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव क्या है? उपचयन का प्रभाव, आप बोलिए। देख रहे हैं तो सामने में देख रहे हैं विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, उपचयन, संक्षारण, यही ना है। उपचयन का प्रभाव पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अब चलिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु किस चीज का बना होता है? अशुद्ध धातु किस चीज का बना होता है? कैथोड का। अशुद्ध धातु, शुद्ध धातु कैथोड का, अशुद्ध धातु एनोड का। वैसे हम जनरली क्या जानते हैं? एनोड को किस कण से जानते हैं? धनावेशित। और कैथोड को ऋणावेशित। अब सोडियम क्लोराइड के से होकर जब करंट को गुजारेंगे तो सोडियम किस पे मूव होगा? कैथोड पे। वेरी गुड। शुद्ध धातु किस पे? कैथोड पे। अशुद्ध धातु एनोड पे। जल से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब वो आपने आयनिक यौगिक में टूट जाता है, किसी भी पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजारे और वह टूट गया तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। की सहायता से टूट रहा है, इसकी सहायता से टूट रहा है, उसी तरह। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो चलिए आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। आप बता दीजिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। हाँ C6H12O6। बहुत बढ़िया जवाब। आप बता दीजिए इसके बारे में। और क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2। हाँ CaSO4 हाफ H2। इसके बाद ये बताइए उजला थोथा का फॉर्मूला। उजला थोथा का फॉर्मूला। उजला थोथा या उजला कैसी? ZnSO4 7H2। इसके बाद बताइए नीला थोथा का ZnSO4 5H2। CuSO4 5H2। गलती होगा क्योंकि सामने में पहली बार आ रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद आप ये बता दीजिए जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सन का फॉर्मूला। जिप्सम का CaSO4 2H2। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2। इसके बाद ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बता दीजिए। विरंजक चूर्ण का CaCO2। हाँ बहुत बढ़िया CaOCl2। फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिएगा। लमसम में आपके केमिस्ट्री के अंदर में 40-50 फॉर्मूला होगा, उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन वहाँ पे श्योर आएगा ही, आपको वही जाएगा वहाँ। ठीक है, जिसमें से जनरली जो पूछा जाता है उसके बारे में हम चर्चा कर ही थी। क्रिस्टलन जल साहब क्या समझते हैं? क्रिस्टलन जल लवण के सूत्र में निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। चैनल पे आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। क्रिस्टलन जल से क्या समझते हैं? जीके जैसे ट्यूशन आपको वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप किससे पूछें? चलिए और कुछ टॉपिक है जहाँ पे हम छोड़े हुए हैं? चलिए लमसम में आपके एक चैप्टर के अंदर में जितना भी क्वेश्चन था लमसम में सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों फिल्म लेंगे और आने वाले समय में इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए। जी आप जवाब दीजिएगा? नहीं पहले ही बोल रहे थे। चलिए देखो अभी इसका दिमाग खुला है। इसका नाम है जीवज। चलिए जीवज आप बता दीजिए इसके बारे में। किसके बारे में? संचारण के बारे में बता दीजिए। आप किस रूप में परिभाषा देते हैं? क्योंकि संचारण का मालिक है आप ना। कोई क्वेश्चन आए ना आए, आपको संचालन तो बहुत बढ़िया से आता है। चलिए बोलिए।
संचारण, धातुओं में जंग लगना ही संचारण कहलाता है। हम इसके बचाव के उपाय। इसके बचाव के उपाय फेंट करके ग्रीस लगाकर एनोडीकरण, ये सदलेपन और क्रिस्टलीकरण। अच्छा चलिए, अम्ल क्या है? अम्लवाह पदार्थ है जो जल में घुल गए H+ आयन देता है और नीले लिटमस को लाल करते थे। लाल लिटमस को नीला करता है, उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्षार में कौन सा आयन रहता है? OH- आयन रहता है, अम्ल में H+ आयन रहता है। चलिए, ये सब बात जानते हैं ना। सूचक क्या है? सूचक, अरे सूचक के बारे में तो बहुत बढ़िया कहानी सिखाए थे। सूचक क्या है? सूचक क्या है? पदार्थों से सर किसी पदार्थ का सर अम्ल और क्षार का विशेषता बतावे सर। ओके, सूचक सूचक का मतलब होता है पीएच स्केल। हाँ, पीएच स्केल एक प्रकार का सूचक है, लिटमस है एक प्रकार का सूचक, इसके बाद फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज। हाँ, आप में भी सूचक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ एग्जाम में पूछा गया है सूचक के बारे में। फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज ये क्या है? मानव निर्मित जिसको हम लोग कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के नाम से जानते हैं। सूचक का मतलब विशेषता नहीं बताता है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति बताता है। वो सूचक का मतलब सूचना देता है कौन पदार्थ अम्लीय है, कौन पदार्थ क्षारीय है। इस तरह का बात तो बहुत बढ़िया समझाया। चलिए, धन्यवाद, आपने भी जवाब दिया और आपको ये हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा कि हम भी थे एक ज़माने में जो इस चैनल पे आए थे और इस GK स्टडी सेंटर के माध्यम से कुछ मुझे पढ़े थे। और ये वीडियो जब तक दुनिया संसार रहेगा तब तक रहेगा, यूट्यूब तब तक रहेगा। मान के चलिए तुमको 10-15 वर्ष के अंदर में बच्चा होगा ही, तुम अपने बच्चे को दिखाना, देखो हम बचपन में इस मास्टर के पास पढ़ रहे थे। तुम्हारा बच्चा भी आएगा पढ़ने के लिए, तुम्हारा बच्चा को भी पढ़ाएंगे, तुमको भी पढ़ाएंगे, तुम्हारा बेटा बेटी को सबको पढ़ाएंगे। और उसी दिन हम दिखाएंगे, अब उसी दिन हम लोग तो बूढ़ा हो जाएंगे, अब बूढ़ा हो जाएंगे तुमको दिखाएंगे, देखो तुम्हारा पापा ये है, ये तुम्हारा पापा जीवच है, ये तुम्हारा पापा कुंदन है ना। डरिए मत। चलिए, आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।